Find the number of points with integral coordinates that lies inside a triangle whose coordinates are 0, 0, 0, 102 and 102, 0. तो थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइंस काम आता है। आपको स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन पता होती है क्या? तो थोड़ा बहुत यूज करूंगा मैं यहाँ पे। ये 0, 0 है, ये 102, 0 है, ये 0, 102 है, एंड दिस इज द लाइन। यार वो बोला इनसाइड द ट्रायंगल। अब जो ये लाइन लिखी हुई है ना आपके पास, और इस लाइन की क्वेश्चन जो होती है वो होती है x प्लस वाई बराबर 102। x प्लस वाई बराबर 102। अगर नहीं पता कोई टेंशन मत लो, बस ये याद कर लो। तो अगर आपको समझ में नहीं आया कैसे आई ये लाइन की इक्वेशन, ये हम स्ट्रेट लाइन में सीख जाएंगे। जनरली क्या होता है, स्ट्रेट लाइंस के बाद पीएनसी आता है। हमारे यहाँ थोड़ा जो फ्लो है डिफरेंट है, तो पीएनसी पहले है, तो ये आपको पता नहीं होगा। किसी को समझ में आया कैसे आया? कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। अब वो बोल रहा है कि इस ट्रायंगल के अंदर कितने पॉइंट आ रहे हैं। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं और ध्यान से देखना, यहाँ पर दो मेथड है मेरे पास। जो ये वाला पॉइंट होगा ये होगा 1,101। आप देखो लाइन पे लाई कर रहा है क्या? अरे कर रहा है, नहीं कर रहा है? अगला पॉइंट क्या होगा? 2,100। अगला पॉइंट क्या होगा? और लास्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा? है या नहीं? तो यहां पे एक पॉइंट आएगा 1,1, क्या आएगा? फिर 1,2 से लेके 1,100। कितने पॉइंट आ गए यहां पे? इस वर्टिकल लाइन में कितने पॉइंट आ रहे हैं? 100। अगले वाले में कितने आएंगे? 99। पहले यहां पे आ रहे हैं 100, यहां पे। अगले वाले में कितने आएंगे? अगले वाले में, अगले वाले में कहां से लेके 1। तो 1 से 100 का सम कितना होता है? 50। समझ में आया क्या? मैथड नंबर 2। मैथड नंबर 2, जो इस लाइन के नीचे वाले पॉइंट होंगे, जो इस लाइन के, वो डिनोट किए जाते हैं x प्लस वाई लेस देन 102। अगेन स्ट्रेट लाइन है, x प्लस वाई लेस देन। अगर मैं इक्विटी ले लूंगा तो लाइन के ऊपर भी आ जाएंगे, हमें लाइन के नीचे चाहिए, तो मैं लिख भी देता हूं बिलो लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? और ट्रायंगल के अंदर चाहिए तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से बड़ी। y की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? क्योंकि x की वैल्यू 0 हो गई तो y एक्सिस पे आ जाएगा, और y की वैल्यू 0 हो गई तो क्या आ जाएगा? x एक्सिस पे। और हमें बोला है ट्रायंगल के अंदर। समझ में आया क्या? अब दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू x डैश, नहीं बिल्कुल, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 101। अरे है नहीं है? अब x है 1 से बड़ा, y भी है 1 से बड़ा, तो हम क्या करेंगे? x डैश प्लस वाई डैश लेस देन इक्वल टू कितना आ गया? याद है? एक एक कॉइन देना है। अब क्या करेंगे? इक्विटी कैसे लेके आते हैं? विदेशी भिखारी, डमी वेरिएबल। याद आ रहा है कुछ? तो क्या आएगा? x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड बराबर कितने कॉइन्स? 99। कितने बैगर? 3। क्या आंसर आएगा? समझ में आया क्या? In how many ways 30 can be partitioned in 3 unequal integral parts? मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब आपको दिया हुआ है 30 है, इसको x, y, z 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो तीनों क्या होने चाहिए? x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z। सुन लीजिए पहले, क्लियर है यहाँ पे? और इनका सम कितना होना चाहिए? 30। कितना होना चाहिए? नहीं समझ में आया ये? क्लियर है क्या? अब वो बोल रहा है कि अनइक्वल है, तो मैंने कोई भी एक केस ले लिया। मान लो मैंने मान लिया z ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। अब ये वाला केस कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल टाइम्स। बताया था मैंने आपको, 6 बार आता है। कितनी बार आता है? हम 6 बार काउंट करेंगे, 1 बार काउंट करेंगे? 1 बार। कितनी बार काउंट करेंगे? अगर क्वेश्चन में ये दिया होता तो 6 बार होता। वो बोला 3 अनइक्वल पार्ट्स हैं। अब कोई भी z हो, कोई भी y हो, कोई भी x हो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मान लो एक बनता है 1, 3, 26, ठीक है ना? इसको अरेंज करेंगे क्या? नहीं। ये केस कितनी बार काउंट होगा? 1 बार। तो ऐसे सारे केस कितनी बार काउंट होंगे? 1 बार। समझ में आया क्या? क्योंकि अरेंजमेंट नहीं करना है। क्लियर है क्या? तो यहां पे दोनों मतलब बात समझा रहा हूं मैंने बताया था आपको y बराबर x प्लस ए, z बराबर y प्लस बी।
तो z बराबर आ गया x प्लस ए प्लस बी, इनको ऊपर रख दिया तो ये आ गया 3x प्लस 2a प्लस बी बराबर कितना आ गया 30। अनइक्वल है तो a और b क्या होंगे, नेचुरल नंबर, इक्वलिटी नहीं है, बताया था मैंने आप लोगों को। अब क्या करेंगे, a को क्या ले लेंगे, b को क्या ले लेंगे, दो कॉइन इसके पास गए, एक कॉइन इसके पास गया, कितने कॉइन गए, 3, क्या बचेगा 3x, और x भी क्या होगा, x भी तो x डैश प्लस 1 होगा, क्योंकि नेचुरल पार्ट बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है वो, तो कितना आ गया अभी 3x डैश प्लस 2a डैश प्लस b डैश, 6 गए, बचा कितना 24, कितना बचा 24। अरे समझ में आ रहा है, ये कोई डाउट आता, समझ में आ रहा है आता। अब x डैश 0 हो सकता है, तो पहला केस लिया हमने, x डैश को लिया 0, कितना लिया, क्या इक्वेशन बनी, 2a डैश प्लस b डैश बराबर 24, a डैश की वैल्यू कहां से कहां होगी, 0 से 12, कितने केस आ गए, कितने आ गए, समझ में आ रहा है क्या। दूसरा केस लिया x डैश बराबर 1, तो 2a डैश प्लस b डैश कितना आ गया 21, a डैश की वैल्यू कहां से कहां होगी, कितने आ गए 11। तीसरा लिया x डैश बराबर 2, 2a डैश प्लस b डैश कितना आ गया 18, ये है ना। a डैश की वैल्यू कहां से कहां आ गई, 0 to 9, कितने केस आ गए 10। अब आपको पता है क्या बनता है, 11 10 के बाद क्या आता है 8, क्या आता है 8 के बाद 7, फिर 5, फिर 4, फिर 2, 2 क्या पाएगा ना, फिर 2 के बाद 1, जोड़ो कितने आ रहे हैं 24, 34, 49, 54, 58, 60, कितने आ गए 61, कितने आ गए, कुछ समझ में आया क्या, कोई डाउट है क्या, यहां तक क्लियर है। यहां पे एक मेथड मैंने आपको और सिखाया था, वो भी देख लो। यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, और x y z तीनों क्या है, नेचुरल नंबर, क्या है तीनों, तो x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश कितना आ गया 27, कितना आ गया 27 कॉइन 3 बैकर, टोटल बेस कितने आएंगे, अरे आएगा नहीं आएगा, 29 C2 किसके बराबर होता है, ये टोटल केस क्या होते हैं, ऑल 3 डिस्टिंक्ट, ये केस कितनी बार आता है 2 इक्वल 1 डिस्टिंक्ट, ये केस कितनी बार आता है 3 बार, और तीसरा केस क्या आता है 3 इक्वल, इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R, तो 29 C2 बराबर कितना आ गया 6P प्लस 3Q प्लस R, और हमारा आंसर क्या होगा P, हमारा आंसर क्या होगा P। R कितना आ रहा है इसमें, तीनों बराबर करेंगे तो 1999, अरे आ रहा है नहीं आ रहा है। अब निकालते हैं 2 इक्वल वाला, 2 इक्वल वाला कितना आएगा, ध्यान से देखो यहां पे हमारे पास जो इक्वेशन थी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 30, नेचुरल नंबर है, तो क्या क्या आएगा 1 1 28, मैंने x बराबर वाई लिया है, फिर दूसरा क्या आएगा 2 2 26, फिर 3 3 24, फिर 4 4 22 से लेके कहां तक 14 14 2, और बीच में एक केस कौन सा आएगा, ये केस अलाउड है क्या, नहीं, क्योंकि तीनों इक्वल हो गए। तो कितने केस आ रहे हैं, क्यों कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 13, तो हमारे पास कितना आ गया 29 C2 इक्वल टू 1 ऑल इक्वल 3 इंटू 13 प्लस 6 इंटू P, अरे क्लियर है क्या, P निकाल लेना, वो आ जाएगा 61, कितना आ जाएगा, समझ में आया, काफी बढ़िया क्वेश्चन है वाला, ध्यान सुनना है यहां पर। अब यह दिक्कत क्या आ रही है इस क्वेश्चन में, अब क्या 4 अलाइक एप्पल्स एंड 4 अलाइक ऑरेंजेस, वो 6 बच्चों में बांटनी है और सबको एक एक मिलना चाहिए। अब तक यार हमने जो क्वेश्चन किया था वो किसके लिए किया था, डिस्टिंक्ट के लिए, किसके लिए किया था, तो मान लिया हमारे पास 6 बच्चे हैं,
हमने सबको एक एक दे दिया, ऑन पेपर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बचे कितने हमारे पास? 2 और बचे। अब कैसे देंगे? दोनों एक को मिल जाए। इसका मतलब क्या हुआ? पहला केस क्या होगा? एक को 3 और बाकी 5 को 1, या एक एक दे दो, या तो 2 दे दो, या एक एक। एक दिया तो 2 2, 4 को 1, ये केस बनेंगे। ये 2 पॉसिबिलिटी है। अब दिक्कत क्या आ रही है यहां पे? जो मेन प्रॉब्लम आ रही है यहां पे वो ये आ रही है कि कौन से 3 मिले तो उसके केस बनेंगे। यहां पर कौन से 3 मिलेंगे उसके केस बनेंगे। ध्यान सुनना है यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास। अगर मैं 3 दे रहा हूं तो मेरे पास 4 एप्पल है और 4 ऑरेंजेस हैं। एप्पल्स आर अलाइक, ऑरेंजेस आर अलाइक। तो एक तो ये तीनों अलाइक मिल जाए उसको, इस 3 वाले को तीनों क्या मिल जाए? तो क्या मिल सकते हैं उसको? 3 एप्पल मिल जाए या 3 ऑरेंज मिल जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 अलाइक, एक डिस्टिंग। तो 2 अलाइक डिस्टिंग का मतलब क्या हो गया? 2 एप्पल, 1 ऑरेंज, 2 ऑरेंज, 1 एप्पल। 3 डिस्टिंग कर सकते हैं क्या? नहीं, है ही नहीं 3 फ्रूट्स तो ये मिलेंगे ना। अगर इसको 3 एप्पल मिल गए तो बाकी क्या मिलेंगे? 1 एप्पल, 4 ऑरेंज। या 3 मिल गए तो 1 ऑरेंज, 4 एप्पल। इस वाले को 2 को एप्पल और 3 को ऑरेंज। यहां पे 2 को ऑरेंज, 3 को एप्पल। यही है। अब ये 6 बंडल है, ये 6 लोगों में बांटने हैं। ये 6 बंडल 6 लोगों में, यहां पे कितना आएगा? 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, क्योंकि ये 4 अलाइक है। अगले वाले में भी, अगले वाले में 3/2, 3 ऑरेंज 2 एप्पल अलाइक हैं। अगले वाले में भी 6 फैक्टोरियल बाय 3/2, ये आएगा। इन सबको ऐड कर देना, पहला आंसर तो यहां से आएगा। और फिर केस नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। कोई डाउट है? अब केस नंबर 2 देखते हैं अपन। भाई 2 देने हैं अपन को, तो क्या पॉसिबिलिटी है? दोनों को अलाइक अलाइक, दोनों को, मतलब क्या हुआ? दोनों एप्पल, बचे कितने? 4 ऑरेंज। या 2 ऑरेंज, 4 एप्पल। या 2 एप्पल, 2 ऑरेंज, बचे क्या? ये बचे। या 2 एप्पल, 1 ऑरेंज, बचे क्या? 1 एप्पल, 3 ऑरेंज। अरे ये बचे। या 2 ऑरेंज, 1 एप्पल ऑरेंज, 1 ऑरेंज, 3 एप्पल। या 1 एप्पल ऑरेंज, 1 एप्पल ऑरेंज, बचे कितने? 2 एप्पल, 2 ऑरेंज। कितने केस बन गए? 6। आपको बोले सारे केस निकालने पड़ेंगे क्या? कोई तरीका नहीं है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जो पीएनसी में जहां पे ज्यादा केस बन जाते हैं वो बढ़िया क्वेश्चन बन जाते हैं। क्यों? केसेस ज्यादा है, काम ज्यादा करना पड़ेगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा आपको। एक भी केस मिस हो गया, पूरी मेहनत पानी। अरे क्लियर है क्या? अब इसमें तो कितने अलाइक हैं? 6 फैक्टोरियल बाय 4/2, ये 2 अलाइक हैं। अगले वाले में भी 6/4/2, इस वाले में 6/2/2, ये 2 अलाइक हैं और ये 2 अलाइक हैं। अगले वाले में 6/3, ये 3 अलाइक हैं। अगले वाले में 6/3, अगले वाले में ये 2 अलाइक हैं, ये 2 अलाइक हैं, ये 2 अलाइक हैं। तो 6/2/2/2, तीनों क्या कर देंगे? इन सबको भी ऐड। और आंसर क्या होगा मेरे पास? केस नंबर 1 प्लस केस नंबर 2। क्लियर है क्या? लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स इन x1 से लेके xm की पावर n। जहां देखो किसी भी एक्सपेंशन की जो जनरल टर्म होती है, इसकी जो जनरल टर्म होगी वो कुछ ऐसी बनेगी। x1 की पावर a1, x2 की पावर a2, x3 की पावर a3 से लेके xm की पावर am। और कुछ कोफिशिएंट भी आएगा, वो अलग बात है, लेकिन टर्म ये आएगी। ठीक है ना? और टोटल जो पावर होती है, तो टोटल
मतलब टोटल पावर कितनी है, a1 प्लस a2 प्लस a3 से लेके am, ये किसके बराबर होती है, n। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं a प्लस बी प्लस सी की पावर 4, जब इसका एक्सपेंशन करेंगे या एक काम को स्क्वायर ले लो या पावर 4 ले लो, तो हर टर्म की पावर कितनी आएगी, 4। हर टर्म की पावर कितनी आएगी, ए बी सी की पावर का सम हमेशा 4 ही आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहां पे पावर का सम कितना आएगा, n। मतलब n कॉइंस और हाउ मेनी बेगर्स, m बेगर्स। तो कितना आ गया, n प्लस m माइनस 1 सी m माइनस। ये नंबर ऑफ टर्म्स आपके बाइनोमियल थ्योरम में भी काम आता है। क्लियर है क्या? मैंने बोला रन्स स्कोर्ड ऑन फर्स्ट बॉल, वो मैंने मान लिए x1। रन स्कोर्ड ऑन सेकेंड बॉल इज x2। रन स्कोर्ड ऑन थर्ड बॉल इज x3। रन स्कोर्ड ऑन फोर्थ बॉल इज x4। सिमिलरली फिफ्थ पे x5, सिक्स्थ पे x6। टोटल कितने रन चाहिए आपको, 14 रन। तो आपको दिया हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 बराबर कितना आ गया, 40। और रन्स कहां से कहां मिल सकते हैं आपको, 0 से 6, ये अलाउड है। लेकिन यहां पे 14 कॉइन 6 बैकर्स वाला काम नहीं करेगा। कारण क्या है कि यहां पे जो x1, x2, x3, x4, x5 और x6 ये कहां से कहां होगा, 0 से 6। तो अगर आपने 14 कॉइन 6 बैगर बांट दिए, 14 कॉइन्स, तो किसी बैगर को 6 से अधिक कॉइन भी मिल जाएंगे। वो अलाउड है क्या, वो अलाउड नहीं है। तो अगर हम बांट देते तो टोटल कितने मिलते, 14 कॉइन्स 6 बैगर्स कितने होते हैं, 19C5। लेकिन इसमें कौन से केसेस आ गए, जैसे किसी बॉल पे 7 या 7 से ज्यादा रन मिल गए, लेकिन वो अलाउड है क्या, तो वो केसेस क्या करने पड़ेंगे, माइनस। तो हमने क्या किया, इंक्लूजन एक्सक्लूजन। यहां पे काम आएगा इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। हमने बोला A1 का मतलब रन्स स्कोर्ड ऑन फर्स्ट बॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। A2 बनाया हमने रन स्कोर्ड ऑन सेकेंड बॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 7, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 से लेके A6 बनाया रन स्कोर्ड ऑन सिक्स्थ बॉल ग्रेटर देन इक्वल टू 7, मतलब x6 ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अब हमने क्या किया, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 से A6 का यूनियन निकाल लिया, और इसे क्या करेंगे, टोटल में से माइनस। ये यूनियन कितना होता है, S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 प्लस S5 माइनस S6। अब देखो S1 वाले में कितनी टर्म्स आती है, 61। कितनी आती है, अरे आती नहीं आती है। इसका मतलब क्या हुआ, एक बॉल पे 7 या 7 से ज्यादा रन मिल गए हैं, तो आपने क्या किया, पहली बॉल को, पहले बैगर को 7 पॉइंट दे दिए। कितने दे दिए, तो x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6, ये बचा कितना, 7 दे दिए, 7 बचे। अब 7 कॉइन 6 बैगर कैसे देंगे, 7 कॉइन 6 बैगर। आपने एक बैगर को 7 पॉइंट पहले दे दिए, तो 7 पॉइंट देने से हुआ क्या, कंडीशन आपकी कंट्राडिक्ट हो गई, और वही निकालना था आपको। अब ये वाली टर्म कितनी बार आती है, 62। इसका मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दो बैगर्स को 7-7 कॉइन, तो बचे कितने कॉइन, तो बांटने का तरीका एक, बांटने का तरीका, तो आपका जो आंसर हो गया वो आ गया 19C5 माइनस 6C1 इंटू 12C5 माइनस 6C2। दिस आंसर कंस्टेंट वाला XYZ 0 से 6, मतलब XYZ पे कंस्टेंट लगा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है, x y z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 6।
तो x प्लस वाई प्लस जेड का मैक्सिमम सम कितना हो सकता है? 18। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है भाई? 6 तीनों ले लेंगे, 18 ही आएगा ना। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है? 15 से 18 के बीच में क्या सॉल्व करना है? ठीक है, लेकिन साथ में ध्यान क्या रखना है कि एक्स वाई जेड कहां से कहां होने चाहिए? 0 से 6। तो हम एक काम करेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 18 वाला सॉल्व कर लेंगे, और इसमें से कौन सा माइनस कर देंगे? 14 वाला। यही किया था हमने। अब x प्लस वाई प्लस जेड डमी वेरिएबल लेके आए, w बराबर 18, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w बराबर 14, ये आ गया। लेकिन यहां पे क्या लगेगा? इंक्लूजन एक्सक्लूजन, क्योंकि कोई भी वेरिएबल 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल केस कितने आएंगे पहले बताओ? 18 कॉइन 4 बैगर, 18 कॉइन कितना आ गया? 21 C3 माइनस क्या करेंगे? अभी बताया था मैंने आपको, A यूनियन B यूनियन C, 3C1, ये किससे बड़ा हो जाए? 7 से। किससे बड़ा हो जाए? 7 कॉइन है, बचे कितने कॉइन? 11। कितने बचे? 11 कॉइन 4 बैगर। कैसे देंगे? 11 कॉइन 4 बैगर कितने होंगे? 14 C3। फिर क्या आएगा? दो का इंटरसेक्शन। फिर क्या आएगा? इसको भी 7, इसको भी 7, कितने का है? 14। बचे कितने कॉइन? 4 कॉइन 4 बैगर, 7C3। 4 कॉइन 4 बैगर। क्लियर है क्या? दोबारा समझो, इस वाले में समझो। 14 कॉइन 4 बैगर कितने हुए? 17C3 माइनस यूनियन वाला 3C1, मतलब ये 7 से बड़ा है, ये वाला। तो कितने कॉइन गए? 7। बचे कितने? 7 कॉइन 4 बैगर, 10C3 माइनस 3C2, ये भी 7 से बड़ा, ये भी 7 से बड़ा। कितने कॉइन गए? 14। कितने गए? बचे कितने? 0 कॉइन्स का बांटने का तरीका 1। अरे क्लियर है क्या? समझ में आया ये? इस तरह क्वेश्चन से करने का एक और बहुत बढ़िया तरीका होता है, वो भी सिखा रहा हूं आप लोगों को। वो बहुत क्वेश्चन में काम कर जाता है। ध्यान से देखना यहां पर, मेथड नंबर 2। इसमें हमें दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 15, यही दिया हुआ है। और x क्या होना चाहिए? कहां से कहां होना चाहिए? तो आप एक काम करो, x को मान लो 6 माइनस एक्स डैश। क्या मान लो? y को मान लो, z को मान लो। अब x डैश y डैश z डैश ये भी कहां से कहां होंगे? इसको यहां रखो, तो आ गया 18 माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो यह आ गया एक्स डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड डैश लेस देन इक्वल टू 3। अरे आया नहीं आया? अब तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, डमी वेरिएबल ले आओ बस। एक्स डैश वाई डैश जेड डैश प्लस w बराबर 3। कितने कॉइन? 3। कितने बैगर? 4। क्या होगा आंसर? 6C3 बराबर 20। समझ में आया? अब देखिए, जो इतना बड़ा काम किया, यहां पे 3-4 स्टेप में हो गया। क्लियर है क्या? 12 में से 4 स्टेशन का है, तो पहले हमने मान लिया कितने आ रहे हैं? x1। कितने आ रहे हैं? इन दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं? x2। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में x5। तो हमें 12 में से 4 स्टेशन लेने थे नॉन कंसेक्यूटिव, तो हमने 4 लिए, और इनके पहले और इनके बीच में कितने स्टेशन आ रहे हैं वो मान लिए। अब मुझे बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 का सम कितना हुआ? 8। ये बचे हुए स्टेशन 8 ही है। अरे है नहीं है? इसमें अगर हम ध्यान दें तो x1 और x5 ये तो होल नंबर होंगे, क्योंकि पहले एक भी स्टेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन x2, x3 और x4 ये तीनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर, कि मिनिमम एक तो होना चाहिए, कि 2 स्टेशन के बीच में मिनिमम एक स्टेशन तो होना ही चाहिए। तो हमने क्या किया? डमी वेरिएबल्स x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश
प्लस x4 डैश प्लस x5, ये बराबर कितना आ गया 5। तीनों को एक दे दिया, 5 कॉइन 5 बैगर, कितना आएगा? समझ में आया क्या? इससे भी आता है। अब बोले सर वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा था, उसमें जल्दी काम हो रहा है। अब देखो कोई भी चीज़ ऐसी तो होगी नहीं कि दोबारा रिपीट करूंगा मैं, कुछ ना कुछ नया सिखाने वाला हूं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखो, 20 में से 5 स्टेशन लेने, 20 में से एटलीस्ट 2 स्टेशन बिटवीन एनी 2 स्टॉपिंग स्टेशन। अब 2 स्टॉपिंग स्टेशन के बीच में मिनिमम कितने होने चाहिए? 2। अब जो वो वाली प्रॉब्लम काम ही नहीं करेगी। अब मैंने क्या बोला? 1 2 3 4 5। इससे पहले x1 x2 x3 x4 x5 x6, इनका सम कितना होना चाहिए? इन सबका सम कितना होना चाहिए? 6 5 गए, बचे कितने? 15। जिसमें से x1 और x6 ये तो क्या होंगे? होल नंबर। और x2 x3 x4 x5 ये किससे बड़े होंगे? किससे बड़े होंगे? तो तीनों 4 बैगर्स को 2 2 दे दो, कितने गए? 8। कितने गए? बचे कितने? 15 में से 8 गए, बचे कितने? 7। तो ये आ गए, 8 गए, बचे कितने? 7। 7 कॉइन 6 बैगर, 12C 5। 12C समझ में आया क्या? अरे क्लियर है क्या? अब तो ये क्वेश्चन उस वाले मेथड से नहीं होगा। इसमें को एक और लेता हूं, आपको 100 में से 7 नेचुरल नंबर लेने कि उनका डिफरेंस इज एटलीस्ट 7 बिटवीन एनी 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 7 या 7 से ज्यादा। वही स्टेशन प्रॉब्लम है। हमने क्या किया? 7 नंबर ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7। इससे पहले कितने आए? x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8। अब इन सब का सम कितना होगा? 93। कितना होगा? 93। अरे होगा या नहीं होगा? इन सब का सम 93। इसमें जो ये वाला नंबर है ये तो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी होगा, और ये सारे क्या होंगे? अब ग्रेटर देन इक्वल टू, गलती यहां पे यही होती है, सात भी बराबर 7 का डिफरेंस होना चाहिए। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में डिफरेंस कितने का होता है? 1 का, और बीच में कितने आ रहे हैं? 0। अगर आपको डिफरेंस 7 चाहिए तो बीच में कितने नंबर आने चाहिए? 6। अगर 2 नंबर के 2 और 4 है, डिफरेंस कितने का है? 2 का, बीच में नंबर कितने आ रहे हैं? 1। अगर बीच में 1 नंबर आ रहा है तो डिफरेंस 2, बीच में 0 आ रहे हैं तो डिफरेंस 1, अगर बीच में 3 नंबर आ रहे हैं तो डिफरेंस 4, और डिफरेंस 7 चाहिए तो बीच में कम से कम कितने आने चाहिए? 6। 6 बैगर को 6 कॉइन्स मिल गए, कितने मिल गए? 36। कितने मिल गए? तो x1 प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश प्लस x4 डैश प्लस x5 डैश प्लस x6 डैश प्लस x7 डैश प्लस x। 36 कॉइन गए, बचे कितने? 57। 57 कॉइन्स 8 बैगर्स, 64 7। क्लियर है क्या? ये क्वेश्चन क्या है? इन हाउ मेनी वेज 2n plus 1 alike apples can be distributed among 3 person such that sum of any 2 is always greater than the third one and each one should get at least 1। इसका मतलब है, मैंने मान लिया यहाँ पे कि यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन is getting A apples, second person is getting B apples, third person is getting C apples। ये आएगा, और वो बोल रहा है किसी भी 2 का सम 3 से तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो हमने मान लिया A प्लस बी ग्रेटर देन C, ये आएगा। और A प्लस बी प्लस C टोटल कितना होना चाहिए? 2n प्लस 1। तो यहां से A प्लस बी आ गया 2n प्लस 1 माइनस C ग्रेटर देन C। तो 2C आ गया लेस देन 2n प्लस 1, C आ गया
लेस देन n प्लस हाफ। द n प्लस हाफ से छोटा है तो c की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 1 से n। इसका मतलब जो a b c हैं वो कहाँ से कहाँ होंगे, 1 से n, ये आना चाहिए। इसका मतलब कि जो a प्लस b है, दो का सम हमेशा n प्लस 1 से बड़ा होगा। तो मतलब b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 माइनस a, ये आना चाहिए। तो b जो होगा वो n प्लस 1 माइनस a से n के बीच में होगा फॉर एनी a। किसी भी a के लिए b की वैल्यू n प्लस 1 माइनस a से n के बीच में होगी। तो टोटल चॉइसेस फॉर b वो कितनी होंगी मेरे पास, n माइनस n प्लस 1 माइनस a ये आएगा और प्लस 1 ये आएगा बस। तो ये कितना आ गया मेरे पास, a। तो a चॉइसेस आर देयर फॉर b। इसका मतलब क्या हुआ, तो टोटल चॉइसेस विल बी सिग्मा a 1 से कहां तक होगा, n तक, और ये a आ गया विच इज n इंटू n प्लस 1 बाई 2 विच इज n प्लस 1 c2। तो ये हुआ इसका एक कंसेप्ट। इसी को हम जनरलाइज करें, तो देखिए जनरलाइज कैसे करेंगे इसको। यहां से हमने क्या किया, एक जनरल ले लिया a प्लस बी प्लस सी बराबर n। अब n कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। तो हमने केस नंबर 1 बनाया, केस नंबर 1 इज n इज इवन, n को हमने इवन ले लिया। अगर n को हमने इवन ले लिया तो a b c इसकी वैल्यू होगी 1 से लेके n बाई 2 माइनस 1, a से n बाई 2 माइनस 1 यहां तक होगी, क्योंकि अगले वाला जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें n की वैल्यू थी 2n प्लस 1। तो आप देख सकते हैं यही आया था मेरे पास। और a प्लस बी दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1, ये आएगा। तो b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n बाई 2 प्लस 1 माइनस a। तो जो b की रेंज आ रही है वो आ रही है n बाई 2 प्लस 1 माइनस a से लेके n बाई 2 माइनस 1। तो टोटल चॉइसेस फॉर b ये हो जाएंगी मेरे पास n बाई 2 माइनस 1 माइनस n बाई 2 प्लस 1 माइनस a प्लस 1। a से b के बीच में a टू b टोटल चॉइसेस होती हैं हमारे पास b माइनस a प्लस 1। तो यहां से ये आ गया a माइनस 1। तो मेरे पास टोटल वेज जो होंगे यहाँ पे, टोटल वेज विल बी सिग्मा ऑफ a माइनस 1, और a कहां से जाएगा, 1 से लेके n बाई 2 माइनस 1। तो ये आ गया 1 लिया 0, 2 लिया तो 1, 3 लिया तो 2, और n बाई 2 माइनस 1 लिया तो n बाई 2 माइनस 2 ये आएगा। तो 1 से लेके 1 टू n बाई 2 माइनस 2 का सम लिखा हुआ है ये। तो फर्स्ट n बाई 2 माइनस 2 नेचुरल नंबर्स, तो कितना आएगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, ये आ गया n बाई 2 माइनस 2, n बाई 2 माइनस 1 बाय 2। तो दिस विल कम एज n माइनस 2 n माइनस 4 अपॉन 8। केस नंबर 2 इफ n इज ऑड, n ऑड है तो मतलब कुछ ऐसे मान लेते हैं कि a प्लस बी प्लस सी को हमने मान लिया 2n प्लस 1, ऑड मान लिया। तो हम कर ही चुके हैं कि a b c कहां से कहां आए थे, 1 से लेके n, और a b c नेचुरल नंबर है तो a को ले लिया हमने a डैश प्लस 1, b को ले लिया b डैश प्लस 1, c को ले लिया c डैश प्लस 1। तो ये आ गया a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज 2n माइनस 2। तो टोटल की बात करें, टोटल कितने, 2n माइनस 2 कॉइन्स, 2n माइनस 2 कॉइन्स एंड 3 बेगर्स, ये आ गया। तो ये आ गया 2n c2। लेकिन इसमें किसी बेगर को n से ज्यादा ना मिल जाए वो अलाउड नहीं है। नाउ विल बी यूजिंग इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन टू रिमूव दोज केसेस जहां पे किसी को n प्लस 1 से ज्यादा मिल गए।
तो हमने केस बनाया कि ए को n+1 से ज़्यादा मिल गए हों, बी केस बी को n+1 से ज़्यादा मिल गए हों, सी केस सी को n+1 से ज़्यादा मिल गए हों। तो ये केस हमारे पास अलाउड नहीं है। अब ए को अगर n+1 से ज़्यादा मिल गए हो तो हमने n तो 1 तो दे ही दिया है पहले, तो दिस इक्वेशन विल रिड्यूस टू a डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश। हम a को n कॉइन्स और दे देंगे तो n+1 हो जाएंगे, तो ये बन जाएंगे n-2। अब n-2 कॉइन्स 3 बेगर्स, तो ये आ गया nc2। और a यूनियन b यूनियन c, ये कितना आएगा मेरे पास, a प्लस बी प्लस सी माइनस ऑफ a इंटरसेक्शन b प्लस b इंटरसेक्शन c प्लस c इंटरसेक्शन a प्लस a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब ये वाला केस आएगा 3c1 इंटू nc2। a इंटरसेक्शन b तो ये सारे जीरो होंगे, क्योंकि दो को n+1 तो मिल ही नहीं सकते, तो टोटल कॉइन ही 2n+1 है। तो टोटल वेज जो मेरे पास आ रहे हैं वो मेरे पहले निकाले थे 2nc2 माइनस 3 इंटू nc2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा n+1 इंटू n/2, जो हमारे पास पहले आया था n+1 c2। ये हुआ मेथड नंबर 2। अब हम बात कर रहे हैं मेथड नंबर 3 की। मेथड नंबर 3 की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। आपको दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी 2n+1, और आपको पता है a b c दिस शुड बी फ्रॉम वेयर टू वेयर 1 to n। तो हमने a को ले लिया n+1 माइनस एक्स, b को ले लिया n+1 माइनस वाई, c को ले लिया n+1 माइनस जेड, और x y z जो होंगे मेरे पास वो 1 से लेके n होंगे। तो यहां पे रिप्लेस किया तो यह आया 3n+3 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2n+1। तो यहां से आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू n+2। x होगा x डैश प्लस 1, y होगा y डैश प्लस 1, z होगा z डैश प्लस 1। एक एक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहां से आ गया x डैश प्लस y डैश प्लस z डैश इक्वल टू n-1। n-1 कॉइन्स 3 बेगर्स, तो आंसर इज n+1 c2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सेट ए 1 से लेके 50 एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए है, मतलब वहां से पिक करने, दे डिस्टिंक्ट हैं, एंड एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 11। इसको हम जनरलाइज भी करेंगे आगे जाके, अब ये समझते हैं पहले हम लोग। तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया, वाई प्लस 11। तो वाई जो मेरे पास हो सकता है वो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मैक्सिमम कहां तक जाएगा, 39 तक। ठीक है, अब यहां से हम कोई भी एक एलिमेंट पिक करें तो चॉइसेस फॉर एक्स विल बी 40 माइनस वाई। जैसे आपने 1 पिक किया तो ये 12 आ गया, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 12 आएगा, ये आएगा मेरे पास। तो 12 आएगा मतलब मेरे पास 12 से लेके 50 39 चॉइसेस, 2 लेंगे 38 चॉइसेस, 3 लेंगे 37 चॉइसेस। तो चॉइसेस फॉर एक्स विल बी 40 माइनस वाई। तो हमारे पास टोटल वेज होंगे, टोटल वेज विल बी सिग्मा ऑफ वाई 1 से लेके 39 40 माइनस वाई। तो ये आ गया मेरे पास 40 इंटू 39 माइनस वाई इंटू वाई प्लस 1/2, जहां पे वाई की वैल्यू कितनी होगी 39। तो ये आ गया 40 इंटू 39 माइनस 40 इंटू 39/2 विच इज 20 इंटू 39। इसको अब हम जनरलाइज करते हैं कि समझते हैं कि ये इसको जनरलाइज कैसे किया जाए। तो इसको जनरलाइज कर रहे हैं, तो अब हमने सेट ले लिया a 1 2 3 से लेके n, और वही एक्स वाई बिलोंग्स टू a है, एंड x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ले लिया हम लोगों ने a, ये मान लिया। ठीक है, इसको जनरलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो एक तरीका तो ऊपर वाला है ही कि आप उससे कर ही सकते हैं, वो तो मैं सिखा ही दिया आपको। और अब मैं आपको 2 और मेथड सिखा रहा हूं। तो मेथड नंबर 2, ठीक है, हमने x को मान लिया n माइनस बी। क्या मान लिया, x माइनस बी। अब x जो भी होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि y की मिनिमम वैल्यू 1 ही है। और x बराबर कितना है,
n माइनस बी, तो x को लिया n माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया a प्लस वन। तो यहां से b विल बी लेस देन इक्वल टू n माइनस a माइनस वन, और b की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है यहां पर 0, वो n बन जाएगा। तो b इज वेरिंग फ्रॉम वेयर टू वेयर 0 टू n माइनस a माइनस वन, ये आ रहा है मेरे पास। अब यहां से हम रिप्लेस करा x की वैल्यू वहां पे, तो ये आ गया n माइनस बी माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, तो ये आ गया b प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल टू n माइनस a, ये आ गया। और b की चॉइस कहां से कहां है मेरे पास 0 टू n माइनस a माइनस वन, और y की चॉइस कहां से कहां है 1 से लेके n माइनस a, तो y को रिप्लेस कर दिया y डैश प्लस वन, क्योंकि ये मिनिमम 1 होगा और ये मिनिमम 0 है, इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो ये आ गया b प्लस वाई डैश विल बी लेस देन इक्वल टू n माइनस a माइनस वन। डमी वेरिएबल लेके आए यहाँ पे, अगर आप डमी वेरिएबल लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ गया b प्लस वाई डैश प्लस सी इक्वल टू n माइनस a माइनस वन। तो हमारे पास क्या आ गया n माइनस a माइनस वन कॉइन्स एंड 3 बेगर्स, तो ये आ गया n माइनस a प्लस 2 करेंगे तो प्लस 1 C2। दिस इज द जनरल रिजल्ट, ये आपको याद भी होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका एक मेथड और भी है, दैट इज यूजिंग स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो आप स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद देख सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन काम आएगा इसमें। तो यहां देखिए ध्यान से, आपको क्या दिया हुआ है x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है, और x और y दोनों कहां से कहां बिलोंग कर रहे हैं 1 से n, दोनों 1 से n के बीच में ही, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लाइन प्लॉट कर ली, इस लाइन को हमने प्लॉट कर लिया, क्योंकि लाइन प्लॉट करेंगे तभी समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो हमने एक लाइन ली, लाइन कौन सी ली x माइनस वाई बराबर a, तो x बराबर 0 पे y कितना आ रहा है माइनस a, और y बराबर 0 पे x कितना आ रहा है a, ये लाइन आ गई मेरे पास, यहां तक समझ में आता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पे, इस तरह से हमने एक लाइन प्लॉट करी, ये लाइन ले ली हम लोगों ने, दिस पॉइंट इज a कॉमा 0 एंड दिस पॉइंट इज 0 कॉमा माइनस a, ये आएगा। और x और y दोनों कहां से कहां है 1 से n, तो हमने एक पॉइंट यहां पे लिया 0 कॉमा n, एक पॉइंट यहां पे लिया n कॉमा 0, इस रेक्टेंगल को कंप्लीट कर दिया इस तरह से, ये आ गया। अब मैं बोल रहा हूं x माइनस वाई शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो ये जो आएगा ये आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये जो एरिया आएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन और इस रेक्टेंगल के अंदर वाला एरिया, तो जो मेरे पास एरिया आएगा वो ये वाला आएगा। तो इस ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो मुझे काउंट करने हैं, इस ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं वो हमें काउंट करने हैं। इसमें और देखें हम लोग, तो इसमें ये लाइन जो लिखी हुई है ये लिखी हुई है x बराबर n, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो होगा n कॉमा n माइनस a। तो यहां से यहां तक की लेंथ ये भी n माइनस a है, और यहां से यहां तक की लेंथ भी n माइनस a है। तो एक ट्रायंगल है जिसकी साइड्स n माइनस a और n माइनस a है, तो हमने क्या किया एक लाइन और प्लॉट कर ली। हमने लाइन कौन सी ली, ये वाली, और इस पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने n माइनस a कॉमा 0 और 0 कॉमा n माइनस a, ये मान लिया। तो ये लाइन की जो इक्वेशन आ रही है मेरे पास, इस लाइन की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x प्लस वाई बराबर n माइनस a। अब जितने पॉइंट्स इसमें आएंगे वही हमारा आंसर है, क्योंकि जितने पॉइंट्स वहां पर आएंगे इतने पॉइंट्स यहां पर आएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि x माइनस वाई ग्रेटर देन a इज इक्विवेलेंट टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू n माइनस a। इस लाइन के नीचे चाहिए आपको, तो नीचे का मतलब लेस देन इक्वल टू n माइनस a, लेकिन y हमेशा नेचुरल नंबर होगा, तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो y को ले लिया हमने y डैश प्लस 1। तो यहां से आ गया x प्लस वाई डैश लेस देन इक्वल टू
n माइनस ए माइनस वन। अब लेके आए डमी वेरिएबल। अगर हम डमी वेरिएबल लेके आते हैं तो ये बनेगा x प्लस वाई डैश प्लस जेड इक्वल टू n माइनस ए माइनस वन। तो यहां से n माइनस ए माइनस वन पॉइंट थ्री बैगस, तो ये आ गया n माइनस ए प्लस वन सी टू। तो ये अप्रोच ही स्ट्रेट लाइन की बहुत अच्छी अप्रोच है। अगर आपको ये समझ में नहीं आई हो तो स्ट्रेट लाइंस पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा, तो दोबारा देखिएगा। नेक्स्ट इज रीअरेंजमेंट। अब तक हमने किया अरेंजमेंट, अब इसका उल्टा है रीअरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। यहाँ पे अपने पास 5 बॉक्सेस है। आपके पास क्या है? 5 बॉक्सेस, एक ब्लू, एक ग्रीन, एक रेड, एक येलो, एक व्हाइट। 5 बॉक्स हैं सेम कलर से, तो इस करस्पॉन्डिंग ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो एंड व्हाइट। आपको ये 5 बॉल 5 बॉक्सेस में रखनी है। हर बॉक्स में एक बॉल, हर बॉक्स में तो टोटल वेट कितने होते हैं? 5 फैक्टोरियल होते नहीं होते? टोटल वेट कितने होते हैं? 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब आपको बॉल ऐसे रखनी है, कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में ना जाए। कोई भी बॉल अपने कलर के बॉक्स में, मतलब ब्लू वाला ब्लू में नहीं, ग्रीन वाला ग्रीन में नहीं, रेड वाला रेड में नहीं, येलो वाला येलो में नहीं, व्हाइट वाला ऐसे आपको करना है। दैट इज द कांसेप्ट ऑफ रीअरेंजमेंट, कि वो अपने पेयर के पास नहीं जाए। तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए आते हैं। ये जेईई ने पूछा है 2 बार रीअरेंजमेंट। इसमें तो मान लो कोई स्टूडेंट है, ठीक है, आप में से कोई आईआईटी में गया, तो पुराने टाइम की बात है, तो मोबाइल वाइल आ रहे हैं, उसमें 5 लेटर लिखे। क्या लिखे? मोबाइल की फैसिलिटी कितनी लिखनी पड़ती थी? 5 लेटर 5 लोगों के लिए। भाई एक फादर के लिए, एक मदर के लिए, एक भाई बहन के लिए, एक दोस्त के लिए, एक और दोस्त के लिए। और उसने क्या किया? उसके 5 एनवेलप बनाए जिनके एड्रेस थे। पर पापा का नाम, नीचे उसका एड्रेस, मम्मी का नाम, एड्रेस, ऐसे भाई का नाम, एड्रेस, ऐसे एक दोस्त का नाम, एड्रेस, और 5 वाले दोस्त का नाम और एड्रेस। अब लिखने के बाद उसने क्या किया? वो लेटर्स एनवेलप पे इंसर्ट नहीं की, उसने अपने दोस्त को दिया और हो गया कि भैया ये लेटर्स इंसर्ट करके पोस्ट कर देना। अब उसने देखा, रहा नहीं गया, इसी घर कैसे बच जाए, तो उसने लेटर ऐसे पोस्ट किए, पापा वाला लेटर पहुंचा दोस्त के पास, दोस्त वाला लेटर मम्मी के पास, और ऐसे पहुंचे कोई भी लेटर अपने करस्पॉन्डिंग बंदे के पास नहीं पहुंचा। तो ये बेसिकली जब ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं तो उसमें थोड़ा फन होता है पीएससी में होता ही है, लेकिन कंसेप्ट क्या है? रीअरेंजमेंट। जैसे मान लो और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5 दोस्त 5 बाइक्स पे मॉल में गए। मॉल में उन्हें गाड़ी पार्क की थी, बाइक जो भी कार पार्क की, गाड़ी दी, फिर चाबी दी, टोकन मिला। टोकन मिला तो जब वापस आए उन्होंने टोकन दिए, उनको 5 कीज दी उसने, बंदे ने, पार्किंग वाले ने, वो ऐसे दी किसी को अपनी की नहीं मिली। रीअरेंजमेंट। आपने क्या किया? 5 पेन है, 5 कैप है, 5 डिस्टिंक्ट पेन है, कैप भी डिस्टिंक्ट है, जंबल कर लिया और इनकी कैप निकाली, 5 ने ऐसे निकाली, किसी को अपनी पेन की कैप नहीं मिली। तो पेयर में काम करता है। रीअरेंजमेंट किसमें काम करता है? पेयर में। 10 कैप, शूज का पेयर, आपने शूज जंबल करे, लेफ्ट साइड से नहीं मिला। कार की, समझ में आ रहा है आपको? मैजिक वाला क्वेश्चन, सही करेक्ट आंसर, वो पेयर है उसका। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम पेयरिंग करते हैं जिससे कोई भी पेयर अपने करस्पॉन्डिंग मेंबर के पास, पार्टनर के पास ना पहुंचे। तो कपल्स के रिव्यूज कर सकते हैं वो। तो टोटल कितना हो गया? 5 फैक्टोरियल। ये थैंक यू। एक सेकंड। तो यहां पे देखिए A1 से AN वो B1 से BN पे मैप कर रहा है। टोटल बेस कितने होंगे? n फैक्टोरियल। देखिए ये क्वाड बेस है। इसमें बहुत सारे बेस ऐसे भी होंगे कि जिसमें मेंबर अपने पार्टनर से क्या हो गया होगा? मैप। A1 का मैप, A1 का पार्टनर B1 है, A2 का पार्टनर, तो वो से मैप नहीं होना चाहिए। वो से मैप, अगर वो मैप हो गया तो वो केस क्या करने पड़ेंगे आपको? माइनस। जैसे यहां देखिए आप,
अब वो एक ही पेयर लिया है A1 B1, तो उसको मैपिंग करने का कोई तरीका नहीं है मेरे पास, उससे मैप होगा। दो है तो A1 B2 से और A2 B1 से, एक तरीका है मेरे पास। अरे है नहीं है। तीन पेयर है A1 B2 A2 B3 A3 B1 या A1 B3 A3 B2 A2 B1, कितने पेयर है? चार पेयर को डीआरएच करने का तरीका होता है कितना? 9। पांच पेयर के लिए 44, छह पेयर के लिए, ये छह पेयर तक आपको याद होना चाहिए, छह पेयर तक आपको याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? ये हमारे काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं अब ये एन पेयर से कैसे निकालते हैं। और ये जो आपने निकाला 44 265, ये काउंट करके तो निकाला नहीं होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कंसेप्ट किसका दिख रहा है? ये इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, क्योंकि हम वो केसेस मैच कर देंगे जिसमें कोई भी पेयर अपने कोई भी पार्टनर अपने पेयर से क्या हो रहा? मैप। तो हमने क्या किया, हमने एक P1 केस लिया जिसमें बोला A1 एंड B1 आर मैप्ड, मतलब उसकी मैपिंग उससे हो गई है। P2 का मतलब क्या है? A2 एंड B2 आर मैप्ड से लेके Pn का मतलब क्या है? An एंड Bn आर मैप्ड। अरे है नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे यहां से? P1 यूनियन P2 यूनियन P3 से लेके Pn निकाल लेंगे। तो ये कितना आएगा? S1 माइनस S2 प्लस S3 माइनस S4 एंड सो। तो P1 यूनियन P2 से लेके Pn का यूनियन, S1 का मतलब S1 में टर्म कितनी आएंगी? NC1 कितनी आएंगी? अब मैंने बोला कि A1 और B1 मैप हो गए, बचे कितने पेयर? n-1। n-1 पेयर्स को मैप करने का तरीका n-1 फैक्टोरियल। S2 का मतलब NC2, दो पेयर मैप हो गए A1 B1 से A2 B2 से, बाकी को मैप करने का तरीका। फिर अगला वाला, अरे समझ में आ रहा है ये? तो आंसर क्या हो गया मेरे पास? n फैक्टोरियल माइनस जो निकाला है मैंने NC1 n-1 फैक्टोरियल माइनस NC2 n-2 फैक्टोरियल प्लस NC3 n-3 फैक्टोरियल अप टू। तो इसको बोलते हैं DN। क्या बोलते हैं इसको? DN। DN का मतलब क्या आ गया? इसमें से n फैक्टोरियल कॉमन आएगा, ये बचेगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला होता है DN का। इसमें n की वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको निकालना है D5। D5 का मतलब क्या हुआ? 5 पेयर्स को रीअरेंज करने का तरीका। तो कितना आएगा ये? 5 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1 जहां तक टर्म है वहां तक आपको लेना पड़ेगा। D5 का मतलब 5 तक, D6 का मतलब 6 तक। ये 1 से 1 तो क्या हो गया? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना आ गया? 60। 60 माइनस 20 ये आएगा प्लस 5 माइनस 1, दो कितना आ रहा है? 44 आ रहा है नहीं आ रहा है? अरे आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या? और भी मेथड है जो जेई में काम आएंगे आपके। रीअरेंजमेंट तो जेई यूज करता ही है, इसका मैथड नंबर 2 भी यूज करता है जेई। मैथड नंबर 2 क्या है? ये A1 है, ये B1 है, ये A2 है, ये B2 है, से लेके ये AN है और ये BN है। ठीक है ना? A1 के पास मैपिंग के लिए कितनी चॉइस है? n-1। तो A1 हैज n-1 choices। A1 हैज n-1 choices। अरे है या नहीं है? A2 से AN मैप कर ले। तो मैंने क्या किया? DN विल बी टोटल बेस। DN विल बी टोटल बेस। कोई डाउट यहां था? तो मैंने बोला DN इक्वल टू n-1। n-1 से मैंने किसको मैप किया? A1 को। किसके किया? मैंने बोला मान लो A1 मैप हो गया BN से। A1 मैप हो गया, अब अकेला कौन हो गया? अरे A1 BN से मैप हो गया, अकेला कौन हो गया? AN। कौन हो गया?
ए एन अकेला हो गया, अरे है नहीं है। तो अब जो ये ए एन है, ये वाला जो, ये किससे मैप हो सकता है? या तो B1 से या बाकियों से, ये तो पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि या तो ए एन B1 से मैप हो जाए या ए एन B1 से मैप ना हो। नहीं समझ में आया भाई? या तो ए एन B1 से मैप होगा या ए एन B1 से मैप। अगर ए एन B1 से मैप हो गया, A1 हो गया BN से, AN हो गया B1 से, बचे कितने पेयर? n-2। n-2 पेयर्स को डीअरेंज करने का तरीका dn-2, n के लिए dn, n-2 के लिए dn-2। अगर मैंने बोला A1 AN B1 से मैप नहीं हो रहा है, तो मैंने मान लिया AN का पेयर B1, हमने क्या मान लिया? AN का पेयर B1। तो बीच में कितने पेयर थे? n-2। बीच में कितने पेयर थे? अब AN का पेयर क्या बन गया? B1। कितने पेयर हो गए? n-1। कितने पेयर हो गए? कोई भी अपने पेयर से मैप नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज है। दोबारा समझा रहा हूं, AN B1 से मैप होगा या AN B1 से मैप नहीं होगा। अगर AN B1 से मैप हो गया तो बीच में कितने पेयर हैं? n-2। उनको डीअरेंज करने का तरीका dn-2। अगर AN B1 से मैप नहीं होता है तो वो उसका पेयर बन गया। हमने बोला B1 उसका पेयर है समझने के लिए, तो वो अपने पेयर से मैप नहीं हो रहा है। बीच में कितने पेयर थे? n-2। एक पेयर ये आ गया, कितने पेयर हो गए? n-1। कोई अपने पेयर से मैप नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? dn-1। तो dn विल बी इक्वल टू n-1 dn-2 प्लस dn-1। क्लियर है क्या? जेई ने इसको यूज किया हुआ है। इस फॉर्मूले से भी ऊपर वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है, इस फॉर्मूले से भी ऊपर वाला फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो उस समय एक चीज और ड्राइव करता हूं, बहुत अच्छी चीज है ये सब आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। यहां पर ये सब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, आप बाकी में देखना, आप किसी बैच में या कोई ये सब चीजें नहीं मिलेंगी आपको, ये सब एक्स्ट्रा कंटेंट है आपके लिए। यहां देखना यहां पे, तो dn बराबर मैं लिख दिया n-1 dn-2 प्लस n-1 dn-1 लिख लिया। फिर मैंने लिखा dn बराबर n-1 dn-2 प्लस n dn-1 माइनस, ऐसे लिख लिया। इस वाली टर्म को यहां ले गया, तो ये क्या बन गया? dn माइनस n dn-1 इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल दिया, dn-1 माइनस n-1 dn-2। अगर मैं dn माइनस n dn-1 को बोल रहा हूं an, क्या बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं रिकर्शन। क्या बोलते हैं? रिकर्शन। रिकर्शन के भी लेक्चर में अपलोड करूंगा, वो जेई में भी आता है। तो ये आ गया। अगर ये an है तो ये वाला क्या होगा? इसमें n के लिए क्या रखें? n-1। तो ये बेसिकली क्या आ गया? an बराबर माइनस an-1। तो an बाय an-1 कितना आ गया? दो करस्पॉन्डिंग टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, तो क्या बन रही है? जीपी। कॉमन रेशियो कितना आ रहा है? -1। a1 कितना आएगा? या 1 रखो, d1 माइनस d0। d1 माइनस d1 तो कितना होता है? 0, और d0 होता है 1। तो पेयर ही नहीं है, एक पेयर है मेरे पास। कितना आ गया? -1। an कितना आ गया? -1 की पावर n। कितना आ गया? तो इस वैल्यू को ऊपर रख दिया अपन, तो dn कितना आ गया? dn माइनस n dn-1 था an, इस an की वैल्यू यहां रख दी, तो dn कितना आ गया? n dn-1 प्लस -1 की पावर n प्लस -1 की पावर n। अगर इसका प्रूफ भी याद नहीं रहे तो फॉर्मूला याद रखिएगा। इससे फायदा क्या होगा? कभी आपको हायर वाला निकालना हो, फॉर एग्जांपल आपको निकालना है यहां पे d6, तो कितना होता है? 265। अरे होता ही नहीं होता है, तो d7 निकालें, d7 कितना होगा?
7 इंटू D6, 7 लिया तो माइनस, तो कितना आ गया 7 इंटू 265 माइनस, डायरेक्ट निकाल दिया। समझ में आया क्या? अब तो कितना इजीली आप निकाल सकते हैं यहां पर इस फॉर्मूले की हेल्प से। क्लियर है क्या? क्या देखिए आप, जो dn होता है वो कितना आता है मेरे पास, n फैक्टोरियल 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाय 3 फैक्टोरियल अप टू माइनस 1 की पावर n 1 बाय n फैक्टोरियल। ये होता है, डाउट है आता। इस n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया तो dn बाय n फैक्टोरियल इज बेसिकली 1 माइनस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल 1 बाय 3 फैक्टोरियल से माइनस 1 की पावर n 1 बाय n फैक्टोरियल। ये होता है। और आपको याद हो e पावर x, ये मैं लिखाया था आपको, e पावर x का एक्सपेंशन लिखाया था सीक्वेंस सीरीज में। कितना होता है 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर बाय एक्स क्यूब बाय अप टू इन्फिनिटी था। और इसमें x बराबर -1 लेते थे तो e की पावर -1 कितना होता है, यही होता है। बस ये कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक, और ये कहां तक जा रहा है, n तक। यही डिफरेंस है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, dn बाय n फैक्टोरियल, इसमें से काम करते हैं कि ये जो -1 की पावर n यहां पे आएगा बीच में, ये आएगा -1 की पावर n बाय n फैक्टोरियल, और उसके बाद और भी टर्म्स आएंगी। वो क्या आएंगी, प्लस नेक्स्ट क्या आएगी -1 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। अगली क्या आएगी, अरे आएगा नहीं आएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो गई है dn बाय, और इसको वहां ले जाओ, इसको, तो dn बाय n फैक्टोरियल की वैल्यू किसके बराबर आ गई है, e की पावर -1 माइनस -1 की पावर, तो थोड़ा नीचे कर देते हैं स्पेस कम कर, -1 की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल -1 की पावर n प्लस 2 बाय n प्लस 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, काम आती है। इससे फायदा क्या होता है, ध्यान से देखना यहां पर। तो अगर n बहुत बड़ा होगा या n 7 से बड़ा हो गया, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाती है, 0। कितनी हो जाती है, तो dn बाय n फैक्टोरियल की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई, कितनी आ गई। लेकिन ये वैलिड कब है, कब, जब n की वैल्यू कितनी हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। क्लियर है क्या? देखो इसमें क्वेश्चन बनता है, let P be the probability of rearranging n pairs, let P be the probability of probability होता है ना, तो probability of rearranging n pairs, then find 1 by 2। तो ये जो लिखा हुआ है n pairs को rearrange करने की टोटल बेस कितने होंगे, dn टोटल बेस कितने होंगे, तो जो 1 by e लिखा हुआ है इसकी वैल्यू लिखी हुई है p, फेवरेबल बेस बाय टोटल बेस। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आती है कोई बात नहीं, स्किप मार देना सर, जिस पे समझाने के लिए था मैंने कि यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी मेरे पास dn बाय n फैक्टोरियल, जो किसके बराबर आ गई, तो 1 बाय p का gi कितना होगा, gi ऑफ e, e की वैल्यू कितनी होती है 2.718, इसका gi कितना होगा 2। क्लियर है क्या?